ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये वाला डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये प्रूफ कर लिया था। ठीक है, इसके आगे अब हम चलते हैं। कल हम लोगों ने ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला था ये हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया था। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर्मूला I इक्वल टू आई एस ब्रैकेट में याद रखिएगा, ये कुछ इस तरीके से e की पावर VF डिवाइड बाई VT E -1 ऐसे करके -1 है, यहाँ -1 नहीं है। ठीक है, दैट इज एन -1 दिस साइड, e की पावर VF ऑफ डिवाइड बाई VT -1। ठीक है, उससे पहले हमने ये वाला कुछ देखा था, ये वाला फॉर्मूला रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी J ऑफ S, और J ऑफ S की वैल्यू क्या थी हमारी, कुछ ये थी। ठीक है, इस रिवर्स सैचुरेशन करंट इस JS की वैल्यू को मैं दोबारा फिर से एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से आया था, J इक्वल टू जो S इंटू ई की पावर V ऑफ F डिवाइड बाई VT -1। इस रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी J ऑफ S, ठीक है, J ऑफ S और I इक्वल टू आई ऑफ एस में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे J इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको करंट मिल जाएगी। ठीक है, इसमें J ऑफ S की वैल्यू लिख दे रहा हूँ फिर से दोबारा एक बार। कौन है भाई यार ये? ठीक है, तो इस J ऑफ S की वैल्यू को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J ऑफ S? J ऑफ S इक्वल टू EDN NI स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln into NA प्लस टोटल करंट डेंसिटी पता है ना आपको, J ऑफ S इक्वल टू कितना है, JP प्लस JN। तो JP की वैल्यू हम ये है JP की वैल्यू। ठीक है, JP की वैल्यू ये, JN की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। JN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज JN वैल्यू, इट्स EDP NI स्क्वायर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ LP इनटू N ऑफ T। ये कल हमने सब वैल्यू कल निकाल के आपको दिखाई थी। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, ये सारा वैल्यू मैंने कल आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो ये हमारा J ऑफ S का वैल्यू है। अब देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा हम वेरिएशन करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसी में थोड़ा सा हम वेरिएशन करेंगे। इसी फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा वेरिएशन करूंगा। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? कोई बोलो जरा एक सेकंड एक बार। यस सर। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड। ठीक है, ये हमारा J ऑफ S का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम लोगों ने एक आपको जब मैं पढ़ा रहा था इसी लेक्चर में, तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि डिफ्यूजन कांस्टेंट इनटू मीन लाइफ टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ डिफ्यूजन। ये हम लोगों ने सबसे सेकंड लेक्चर में ये पढ़ा था कि डिफ्यूजन लेंथ इनटू मीन लाइफ टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उसी फॉर्मूले को बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो उस फॉर्मूले को मैं एक बार लिखता हूँ। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लगाए तो क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लेंथ ऑफ डिफ्यूजन L ऑफ n। उसी तरीके से अगर हम होल के लिए लगाए, डिफ्यूजन कांस्टेंट dp इनटू टाउ p इक्वल टू LP, सॉरी इट इज एन LP स्क्वायर, इट इज एन LP स्क्वायर। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में मैंने बताया था ना आपको। ये मैंने आपको सेकंड क्लास में इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से अगर हम ln की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ln की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट में ऑफ dn इनटू टाउ n, और हमारी LP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट में ऑफ dp इनटू टाउ p। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, ln की वैल्यू और LP की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हम आपको बता चुके हैं कि dn क्या है हमारा, तो इसमें मैं सिर्फ d लिख दे रहा हूँ। d क्या है हमारा, डिफ्यूजन कांस्टेंट है। d क्या है हमारा, डिफ्यूजन कांस्टेंट है। ठीक है, टाउ एन टाउ पी क्या है, मीन लाइफ टाइम है, मीन लाइफ टाइम।
मीन लाइफ टाइम में आपको बता चुका हूँ कैरियर जनरेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और एल क्या है, एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ डिफ्यूजन है। एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ डिफ्यूजन है। एल इज इन लेंथ ऑफ डिफ्यूजन। तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, उसमें हम एक चीज और एक वेरिएशन और कर देते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मीन लाइफ टाइम है और जो होल का मीन लाइफ टाइम है दोनों बराबर है। तो हम एक पॉइंट ये लिख देते हैं कि यहाँ पे कि टाउ एन इलेक्ट्रॉन का मीन लाइफ टाइम इक्वल टू होल का मीन लाइफ टाइम। इसको हम बेसिकली एक सिंगल कांस्टेंट टर्म टाउ नॉट से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम एलन और एलपी का वैल्यू रखें। तो अगर हम एलन और एलपी का वैल्यू रखें तो हमारा कितना आएगा, करंट डेंसिटी, टोटल करंट डेंसिटी जी ऑफ एफ इक्वल टू ई डी एन एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एलन की वैल्यू रखेंगे तो ये एन है तो हमारा चलो इधर हो गया, और एलन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट में ऑफ डी एन इंटू टाउ एन प्लस ई डी पी। भाई म्यूट कर लीजिए यार। डीपी एन आई स्क्वायर इंटू एनडी। एनडी एलपी कितना है, एलपी आपका कितना है, एलपी है स्क्वायर रूट में ऑफ टाउ पी इंटू डीपी। स्क्वायर रूट में ऑफ स्क्वायर रूट में एलपी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ डीपी इंटू टाउ पी। तो डीपी इंटू टाउ पी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना आपको? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, आपको बोला कि टाउ वन इक्वल टू टाउ पी इक्वल टू टाउ नॉट। ये वैल्यू क्या करेंगे हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। टाउ वन इक्वल टू टाउ पी इक्वल टू टाउ नॉट। तो ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, जे ऑफ एस इक्वल टू ई डी एन एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ए इंटू स्क्वायर रूट में ऑफ डी एन इंटू टाउ नॉट प्लस, एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा। कौन है ये बच्चा बार बार परेशान कर, ठीक है। तो देखिए ई इंटू डी पी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी इंटू स्क्वायर रूट में ऑफ डी पी। टाउ पी फिर से क्या रखेंगे हम, टाउ नॉट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, देखिए आप कुछ टर्म इसमें तो कॉमन लेंगे। तो हमने क्या लिया, जे एस इक्वल टू हमने क्या किया, ई एन आई स्क्वायर। देखिए ई एन आई स्क्वायर यहाँ भी है, ई एन आई स्क्वायर यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, ई एन आई स्क्वायर क्या किया, कॉमन ले लिया। तो हमने कितने का, जे ई एन आई स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया, ब्रैकेट में वन अपॉन एन ए। अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डी एन है, ऊपर क्या है डी एन, ये क्या है डी एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डी एन। तो कितना बचेगा, स्क्वायर रूट में ऑफ डी एन डिवाइड बाई एन नॉट बचेगा ना। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। और इसको कितना हो जाएगा, वन अपॉन एन ए इंटू स्क्वायर रूट में ऑफ डी एन अपॉन टाउ नॉट प्लस का वन अपॉन एन डी इंटू स्क्वायर रूट में ऑफ डीपी डिवाइडेड बाई टाउ नॉट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से टर्म निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैं आपसे बोल सकता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर हम डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को, अगर हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट को चेंज करें तो हमारा इफेक्टिव करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है और जो करंट डेंसिटी है उसमें क्या है, एक स्क्वायर रूट रिलेशनशिप है। डोपिंग में मीन लाइफ टाइम अगर एन आई स्क्वायर सबको कांस्टेंट कर दें तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी करंट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्यूजन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, ये तो हमने निकाला है करंट डेंसिटी, पर अगर आपको वही करंट निकालना हो, आई ऑफ एस निकालना हो, तो क्या करेंगे, जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। अगर इसमें हम इस वाली इक्वेशन में अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, इफेक्टिव करंट ऑफ आई ऑफ एस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें दोनों आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख देता हूँ, एक बार जेपी और जेएन की वैल्यू लिख देता हूँ मैं।
ठीक है, एक बार मैं जेपी और जेएस की वैल्यू देता हूँ, तो मैं एक बार जेपी की फिर से वैल्यू लिख दे रहा हूँ। सेकंड जरा वेट करिए, जरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। थोड़ा सा वेट करिए जरा, 1 मिनट जरा, लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे जरा। ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डायोड। शॉर्ट डायोड क्या होता है? देखिए शॉर्ट डायोड का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक हमारे पास पीएन जंक्शन है। इस पीएन जंक्शन में क्या हुआ कि आपको ये पता है कि ये इस तरीके से डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और ये पी टाइप का डिप्लीशन विड्थ हमने कितना माना? एक्स ऑफ एन माना। अच्छा, पी रीजन में आपका क्या आते हैं? होल आते हैं ना, क्योंकि सॉरी, ये जो आपका एन रीजन है, एन रीजन में माइनॉरिटी कैरी कंसंट्रेशन क्या होते हैं? आपके होल होते हैं। तो एन रीजन में अगर माइनॉरिटी कैरी कंसंट्रेशन होल होते हैं, तो हम आपको बता चुके हैं कि एन रीजन में अगर माइनॉरिटी कैरी कंसंट्रेशन होल है, तो वहां पर इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? डिफ्यूजन लेंथ होगा। तो और उसको किससे नोट करेंगे? हम एलपी से नोट करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारा जो एक्सएफ एन है, यानी कि जो हमारा एन रीजन का डिप्लीशन विड्थ है, वो अगर एन रीजन का डिप्लीशन विड्थ हमारा अगर डिफ्यूजन लेंथ यानी एलपी, एलपी क्यों है? एलपी क्यों है? क्योंकि हम एन रीजन में होल को लेते हैं, इसीलिए एन रीजन में जो माइनॉरिटी कैरी कंसंट्रेशन है वो होल है, और होल की वजह से जो डिफ्यूजन लेंथ होगी वो कितनी होगी? एलपी होगी। तो होल की वजह से डिफ्यूजन लेंथ ये एलपी जब होगी वो आपकी एक्स ऑफ एन से काफी बड़ी हो जाएगी। तो उस केस में हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एन रीजन का जो विड्थ है वो अप्रोक्सीमेटली निग्लेजिबल हो जाएगा। और जब एन रीजन का विड्थ हमारा अप्रोक्सीमेटली निग्लेजिबल हो जाएगा, तो वहां पे हमारा ऐसा डायोड क्या कहलाएगा? हमारा शॉर्ट डायोड करेगा। जैसा आपका एन का पार्ट है, वैसे ही आपका पार्ट क्या है? पी का पार्ट है। तो देखिए, इससे पहले हमने जो जे ऑफ पी का फॉर्मूला लिखा था, वो जे ऑफ पी का फॉर्मूला जो हमारा पहले फॉर्मूला था वो था ई डी पी एन आई स्क्वायर, डिवाइड बाई एल पी इंटू एन डी, ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला था। अब कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूले में जो आपका एल ऑफ पी लिखा हुआ है, ये एल ऑफ पी लिखा है, इस एल ऑफ पी की जगह में क्या लिख देना है? एक्स ऑफ एन लिख देना है। तो हमारा इफेक्टिव जेपी कितना हो जाएगा? ई डीपी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एलपी की जगह कितना रखना होगा? अब इस केस में क्या रखना पड़ेगा? एलपी की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा? एक्स ऑफ एन रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? एक्स ऑफ एन इंटू एन डी, ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1। ये तो हमारा जेपी हो जाएगा। अच्छा, जेएन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो लिया है वो किधर साइड का लिया है? हमने एन साइड का लिया, और एन साइड में क्या है? आपका होल है, माइनॉरिटी कैरी कंसंट्रेशन। तो अगर हम जे ऑफ एन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ई डी एन एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई द एल एन इंटू एन ए, ब्रैकेट में ई की पावर वी ऑफ एफ डिवाइड बाई वी टी माइनस 1। तो ये आपका जेपी और जेएन फॉर एन शॉर्ट डायोड। शॉर्ट डायोड के लिए बेसिकली आपको ये कंडीशन को याद रखना है कि जब हमारा लेंथ ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा डिप्लीशन बिट से इस एन रीजन की डिप्लीशन बिट से लेंथ ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा डायोड हमारा क्या कहलाएगा? शॉर्ट डायोड कहलाएगा। क्योंकि इस केस में जो डिप्लीशन बिट फॉर द एन साइड कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली निग्लेजिबल हो जाएगी। और ये कंडीशन होती है कि जब डिप्लीशन बिट हमारी लेंथ ऑफ डिफ्यूजन से बहुत ही ज्यादा कम हो। ठीक है, तो ये तो आपका था पार्ट शॉर्ट डायोड का।
लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट आउट के पार्ट के बाद में अगला टॉपिक हमारा आता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन करंट। हमने आपको कल बताया था कि एक रिकॉम्बिनेशन करंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता चुके थे कि जब हमारा पीएन जंक्शन होता है, जो हमारा पीएन जंक्शन होता है, हमने जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया था, तो पीएन जंक्शन को हमने फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया था, तो आपको पता होगा जब हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि पीएन जंक्शन में बेसिकली हमारी क्या होती है, पीएन जंक्शन में बेसिकली हमारी तीन टाइप की करंट होती है। तीन टाइप की करंट कौन कौन सी होती है हमने आपको बताया था। एक करंट आपकी कौन सी होती है जिसको हमने डिफ्यूजन करंट बोला था। दूसरी करंट कौन सी होती है, रिकॉम्बिनेशन करंट होती है, ये भी हमने आपको बताया था इससे पहले। और तीसरी करंट कौन सी होती है, इसको बेसिकली हमने क्या बोला था, ड्रिफ्ट करंट बताया था। हमने आपको ये बताया था कि करंट को पढ़ाते टाइम की पीएन जंक्शन में जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, हमारी नेग्लेजिबल होती है। तो ड्रिफ्ट करंट तो अप्रोक्सीमेटली नेग्लेजिबल होती है, तो इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो करंट होती है पीएन जंक्शन में, एक होती है डिफ्यूजन करंट और एक होती है रिकॉम्बिनेशन करंट। डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला हम आगे प्रूव कर चुके हैं। रिकॉम्बिनेशन करंट की अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेशन करंट का मैं फॉर्मूला फिर से प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। देखो रिकॉम्बिनेशन करंट कुछ नहीं होती है, रिकॉम्बिनेशन करंट J इक्वल टू होता है, J रिकॉम्बिनेशन से डिनोट करते हैं, JR इक्वल टू E इंटू मीटा एक्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 टाउ नॉट ब्रैकेट में e की पावर v ऑफ f डिवाइडेड बाई 2vt माइनस 1। ये हमारा कुछ रिकॉम्बिनेशन करंट होती है। इस वाले फैक्टर को क्या करते हैं, इस वाले फैक्टर को क्या करते हैं, अगर हम मैं इस वाले फैक्टर को लिख देता हूँ j ऑफ r, तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी इसको, तो मैं लिख सकता हूँ j इक्वल टू जे आर ब्रैकेट में e की पावर v ऑफ f डिवाइड बाई 2vt माइनस 1। कुछ नहीं है, ये रिकॉम्बिनेशन करंट का फॉर्मूला है, इट्स एन फॉर्मूला ऑफ एन रिकॉम्बिनेशन करंट। ये फॉर्मूला किसका है, आपका रिकॉम्बिनेशन करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर हम टोटल करंट की बात करें, मैंने आपको बताया टोटल करंट क्या होगी, डिफ्यूजन करंट और रिकॉम्बिनेशन करंट दोनों का सम होगी। तो टोटल करंट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल करंट J इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, J रिकॉम्बिनेशन प्लस J डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर हम, ये तो रिकॉम्बिनेशन करंट है, और अगर हम डिफ्यूजन करंट को देखें तो डिफ्यूजन करंट कितनी थी, J इक्वल टू जो एस इंटू ई की पावर V ऑफ F डिवाइड बाई VT माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पर यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है। तो अगर हम दोनों करंटों का सम करें, तो दोनों करंटों का हम सम करें, अगर हम दोनों करंट का सम करें तो दोनों करंट का सम करके हम ये लिख सकते हैं J इक्वल टू J ऑफ F ब्रैकेट में, देखिए एक बार क्या है कि यहाँ पे 2 आ रहा है और एक बार क्या है यहाँ पे 1 आ रहा है। तो जब हम दोनों करंटों का सम करते हैं तो सम करने पर हमें क्या करते हैं, आइडेंटिटी फैक्टर इसमें ऐड कर देते हैं और इसको लिखते हैं e की पावर vd डिवाइडेड बाई नीटा vt माइनस 1। ठीक है, अच्छा इस केसेस में अगर देखिए डिफ्यूज, ये है रिकॉम्बिनेशन करंट और ये है आपकी डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो ये पाया गया है कि जब हम ये करंट की इक्वेशन जर्मेनियम के लिए लगाते हैं, अगर इस करंट की इक्वेशन को हम जर्मेनियम के लिए लगाएं, अगर हम फॉरवर्ड वाइज जर्मेनियम की केस में देखें तो ये देखा गया है कि जर्मेनियम के केस में जो डिफ्यूजन करंट होती है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेशन करंट। अगर हम एक सिलिकॉन मटेरियल के लिए करंट की इक्वेशन को लगाएं तो ये देखा गया है कि जो रिकॉम्बिनेशन करंट होती है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर हम दोनों ही पॉइंट को मिला दें और हमें नेट करंट इक्वेशन J इक्वल टू J ऑफ S इंटू ई की पावर नीटा VT माइनस 1 लगाएं, तो अगर हम नीटा की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर हम नीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये किसके लिए होगा, जर्मेनियम के लिए होगा, क्योंकि जर्मेनियम, मैंने आपको क्या बोला, जर्मेनियम में डिफ्यूजन करंट का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो हमारी जर्मेनियम की इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। पर अगर हम सिलिकॉन के लिए लगाएं तो नीटा इक्वल टू 2 रखेंगे फॉर सिलिकॉन मटेरियल, तो सिलिकॉन के लिए क्या होता है कि सिलिकॉन के लिए रिकॉम्बिनेशन करंट का इफेक्ट ज्यादा होता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस करंट, जो हमारी ये वाली करंट की इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन हमारी क्या है, दोनों के लिए ही वैलिड हो गई, जर्मेनियम के लिए भी और सिलिकॉन के लिए। तो अगर ये करंट डेंसिटी की इक्वेशन है, अगर हमारी ये
करंट डेंसिटी की इक्वेशन है, तो अगर हम करंट की इक्वेशन में क्या करें, एरिया से डिवाइड कर दें, J इक्वल टू आई अपॉन है, तो यह करंट क्या बन जाएगी, I इक्वल टू आई ऑफ एस ब्रैकेट में e की पावर Vd डिवाइडेड बाई नीटा Vt माइनस 1। तो ये हमारी क्या आ गई, इफेक्टिव टोटल करंट इन फॉरवर्ड वाइज, तो ये करंट हमारी क्या आ गई, टोटल करंट इन फॉरवर्ड वाइज रीजन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इट्स एन इक्वेशन ऑफ एन टोटल करंट I इक्वल टू आई एस इंटू ई की पावर Vd डिवाइडेड बाई नीटा Vt माइनस 1। अच्छा, ये इस केसेस में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है आपकी, थोड़ा सा मेरा डिजिटल बोर्ड हैंग कर रहा है, एक सेकंड थोड़ा। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये फॉरवर्ड वाइज के लिए, और फॉरवर्ड वाइज में मैं आपको बता चुका हूँ जो वोल्टेज होगा Vd वो कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये करंट की इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। पर अगर इसी इक्वेशन को हम रिवर्स बाइस के लिए लगाएं, तो रिवर्स बाइस में क्या होगा, Vd क्या होगा, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज Vd क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो ये देखा गया कि करंट I इक्वल टू कितनी आ जाएगी, माइनस का I ऑफ S आ जाएगी। देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि जब आपका पीएन जंक्शन होता है, अगर वो रिवर्स बाइस में तो उसमें करंट, पीएन जंक्शन अगर रिवर्स बाइस में होगा तो डिप्लीशन लेयर क्या बढ़ जाएगी। मतलब अगर पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस में होगा तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो इंक्रीज करेगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करने से मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का अपोज करेगी। बट रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी कैरियर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जो करंट फ्लो होती है रिवर्स बाइस में वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होती है। तो यहाँ पे जो I इक्वल टू माइनस आई एस करंट है, ये I इक्वल टू माइनस आई एस करंट, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों, क्योंकि ये करंट आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हुई है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये I इक्वल टू ये आपको दिख रहा है I इक्वल टू आई एस, और ये I इक्वल टू आई एस, ये देखने में तो दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि इसको बेसिकली रिवर्स सैचुरेशन देखने में आपको लग रहा होगा ये भी आई एस है, ये भी आई एस है। ये बेसिकली रिवर्स सैचुरेशन कांस्टेंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि एट रूम टेम्परेचर पर ये जो फॉरवर्ड वाइज में I इक्वल टू आई एस लिखा हुआ है, इस आई एस की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू रिवर्स बाइस केस में रूम टेम्परेचर पर I इक्वल टू माइनस आई एस की वैल्यू होती है। यानी ये दोनों कांस्टेंट जो है वो हमारे क्या है, एट रूम टेम्परेचर पर बराबर है। अगर हम फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज लगाएं तब भी हमें आई एस की जो वैल्यू मिलेगी, और अगर हम रिवर्स बाइस लगाएं तो एट रूम टेम्परेचर पर जो हमें आई एस की वैल्यू मिलेगी, दोनों आई एस की वैल्यू क्या है, बराबर है। बट आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये दोनों आई एस बराबर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे बराबर है। पर अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो इस रिवर्स सैचुरेशन करंट का जो इंक्रीमेंट है टेम्परेचर के साथ में, आई इक्वल टू आई नॉट, आप बता चुका हूँ, टू की पावर वैसे अगर इस रिवर्स सैचुरेशन करंट का वेरिएशन क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू टू की पावर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई 10, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस रिवर्स सैचुरेशन करंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कुछ और हो जाएगा और इसका कुछ वेरिएशन कुछ और हो जाएगा। बट अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो दोनों ही करंट क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्स वाइज में जो करंट होगी वो I इक्वल टू माइनस का आई एस होगी, जबकि फॉरवर्ड वाइज में जो करंट होगी वो I इक्वल टू आई एस इंटू ई की पावर Vd डिवाइड बाई नीटा Vt माइनस 1 होगी। तो यहाँ से अगर हम एक डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचे वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में, तो देखिए ये तो हमारा वोल्टेज है Vd, डायोड क्या, पीएन जंक्शन लेयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इसका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आता है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल आपका, देखिए अब ये पीएन जंक्शन मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बेसिकली पीएन जंक्शन को बना के मैंने पूरा डायोड बना दिया है, तो मैं बार बार डायोड बोलूंगा। ठीक है, तो अगर हम डायोड के अक्रॉस अगर हम एक रिवर्स बाइस वोल्टेज लगाते हैं तो एक रिवर्स बाइस वोल्टेज एक हम मैक्सिमम लिमिट तक ही लगा सकते हैं। एक लिमिट के बाद अगर हम रिवर्स बाइस वोल्टेज डायोड के अक्रॉस लगाएंगे तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा,
डायोड हमारा डैमेज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि वो जो पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है कि मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज टू द डायोड इन रिवर्स बाइस। अगर उससे ज्यादा आपने रिवर्स बाइस वोल्टेज डायोड के अक्रॉस लगाया तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एक बार पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डायोड जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें कभी भी आपका ब्रेकडाउन नहीं होता। ब्रेकडाउन फिनोमेना इज नॉट अकर इन द नॉर्मल डायोड। ब्रेकडाउन फिनोमेना जो होता है वो आपका बेसिकली जीना डायोड में अकर होता है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये करंट कैसी है, बेसिकली ये आपकी कुछ, ये आई प्लस में है तो ये आई किस में है, माइनस, तो कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में करंट है। तो अभी मैंने क्या लिखा है, आई इक्वल टू माइनस आई ऑफ एस लिखा है। अच्छा, उसके बाद में एक डायोड में दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं कट इन और एक को बोलते हैं क्या, कट ऑफ। तो देखिए कट ऑफ कुछ पॉइंट यहाँ पर है, अगर मैं बात बोलूँ कट ऑफ कुछ पॉइंट यहाँ पर है और कट इन पॉइंट कुछ यहाँ पर है। इस पॉइंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बेसिकली हम बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, कट इन पॉइंट बोलते हैं। काफी सारी बुक्स में कट ऑफ और कट इन पॉइंट दोनों एक ही होता है, पर कट ऑफ कट इन पॉइंट में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि कट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है, कट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी करंट क्या होती है, जीरो होती है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक डायोड के अक्रॉस करंट जीरो है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। यानी कि वो मिनिमम वोल्टेज जहां तक डायोड के अक्रॉस करंट हमारी जीरो है, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज कट ऑफ पॉइंट। और कट इन पॉइंट क्या होता है, कट इन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि डायोड के अक्रॉस वो मिनिमम वोल्टेज जहां से डायोड में करंट का इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जहां से करंट बढ़ना स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। तो बेसिकली कट इन और कट ऑफ में जो डिफरेंस है ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए नॉर्मल बुक्स में क्या होता है कि कट इन और कट ऑफ दोनों एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों काफी सारी बुक्स में एक ही लिखा होता है, पर कट ऑफ और कट इन पॉइंट आप समझ गए हो। कट ऑफ पॉइंट क्या होता है, जहां पर डायोड के अक्रॉस वो मिनिमम पॉइंट, वो मैक्सिमम पॉइंट जहां तक डायोड के अक्रॉस करंट कितनी है, जीरो है। और कट इन पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पे करंट का क्या हुआ, इंक्रीमेंट होना, करंट इंक्रीज होना क्या हुई, स्टार्ट हो गए, तो वो पॉइंट क्या होता है, कट इन पॉइंट होता है। तो कट इन और कट ऑफ पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, इसलिए लोग क्या कहते हैं कि कट इन और कट ऑफ दोनों पॉइंट को क्या बोल देते हैं, एक ही पॉइंट बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि अगर हम डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज को कंटिन्यूअसली इंक्रीज, देखिए ये क्या है फॉरवर्ड वाइज में, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज है और ये क्या नेगेटिव, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज है, ये पी है, ये एन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड वाइज है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते चले जाए तो ये क्या करंट हमारी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जाएगी, नो, करंट हमारी कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करेगी। अब जब कंटिन्यूअसली वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो दो केसेस होते हैं, या तो करंट अपनी एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाती है, पहला केस है। या फिर हो सकता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाए तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो दो केस हो सकते हैं, अगर आपने डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया, अगर हम डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो डायोड में फॉरवर्ड करंट है, वो फॉरवर्ड करंट क्या हो जाए, आपकी सैचुरेट करंट हो जाए। वो फॉरवर्ड करंट क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। करंट कैसी हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। करंट हमारी क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। करंट हमारी क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। या तो हमारी करंट सैचुरेटेड हो सकती है, या फिर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करें तो हमारा डायोड क्या हो जाए, हमारा डायोड बेसिकली क्या हो जाए, हमारा डायोड क्या हो जाए, बेसिकली हमारा डायोड डैमेज हो जाए। ओके, हमारा ये भी केस हो सकता है, डायोड हमारा डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो केसेस हो सकते हैं इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। तो वो पर्टिकुलर वोल्टेज जहां पे हमारी करंट सैचुरेट हो जाती है, वो पर्टिकुलर वोल्टेज जहां पे हमारी करंट सैचुरेट हो जाती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड वोल्टेज बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड वोल्टेज बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वोल्टेज बोलते हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हमारी डायोड में फॉरवर्ड करंट सैचुरेट हो जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स एन एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स एन एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड। ये क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड है। ओके, तो ये तो था आपका आज की क्लास का पार्ट, ठीक है। आज की क्लास